हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ विकास सर हैं जो कि यूपीएससी की फैकल्टी भी हैं और मेंटोर भी रह चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर रहे हैं और उनके सिलेक्शन में योगदान दे रहे हैं। तो अपने प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है ये इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो एक बहुत ही फेमस लाइन है कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। ये लाइनें भारत की सीमा सुरक्षा के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आगाज़ हो चुका है वृहद महाकुंभ का। अब वृहद महाकुंभ क्यों है भाई? क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद मनाया जा रहा है और इस महाकुंभ के कई सारे विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न पहलू हैं। धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उसका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है सनातन धर्म के अंतर्गत। इसके अलावा इसका आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हम देखते हैं तो इसका अपना एक अलग स्थान है। साथ ही साथ जो भारत की जो रिच हेरिटेज कल्चर है उसमें भी इसका अपना एक महत्व है। लेकिन इस पूरे समागम को संपन्न बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वो है सुरक्षा। तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने किस तरह से इस समागम को संपन्न बनाने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वो कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं, कौन कौन से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज हैं या कौन कौन सी फोर्सेज हैं जिसको डिप्लॉय किया है, इन तमाम पहलुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं विकास सर का। तो विकास सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए यही है कि अगर हम पिछले जो 2013 में महाकुंभ हुआ था वहाँ पर स्टैम्पीड हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, कई वहाँ पर कैजुअलिटीज़ भी हो जाती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की उसके सामने वो कौन सी चुनौतियाँ हैं जिस पर ध्यान देना है जिससे कि ये पूरा का पूरा महाकुंभ का समागम संपन्न कराया जाए सफलतापूर्वक? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सलमान जी। निश्चित तौर पे जो बच्चे इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई विश की डिस्कशन उसी रास्ते में जाए। निश्चित तौर पे जो 2013 में महाकुंभ हुआ था वहाँ स्टैम्पीड मैं तो गवाह रहा वहाँ पे, और पूरा शहर ब्लॉक था, बसेस कार्स ये सब तो जो जहाँ पे थे वहीं पे फंस गए थे। और लास्ट में ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट थी हमें। मुझे पता है कि शाम को 8 साढ़े 8 बजे हम लोग निकले। न बाइक जा पा सकती थी न स्कूटर जा सकती थी। साइकिल उठाई, साइकिल से लगभग आपको पता है तेलियरगंज से जंक्शन तक जाना लगभग 10-12 किलोमीटर हम लोग अंदर 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 कैसे गए, वहाँ पे ब्लड डोनेट कराया। खैर वो तो एक दुर्घटना थी। आई विश कि ऐसा कुछ न हो। और जो हमने व्यवस्थाएं देखी उस हिसाब से हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने और केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। कुंभ को एक प्रॉपर नया जिला ही घोषित कर दिया है। कुंभ क्षेत्र जो 25 सेक्टर हैं वो अपने आप में एक नया जिला घोषित है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है, आपने पूछा क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए समस्याएं तो हैं क्योंकि इलाहाबाद कुछ पुराने शहरों में से एक है। बिल्कुल सर। और जो कुंभ क्षेत्र है उसके आसपास बहुत सारे पुराने मोहल्ले हैं, है ना जी। तो जाम का इशू हो सकता है, सिक्योरिटी का, क्योंकि 57 थाने लगभग, जो मैंने पढ़ा पीआईबी की रिपोर्ट में कि लगभग 57 जो थानों की फोर्सेस को पार्शियली डिप्लॉय किया गया है और लगभग 40,000 पुलिस पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। और जिसमें मार्कोस भी हैं, जिसमें एनएसजी भी हैं, 87 मार्कोस, 84 के जो ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद शायद 86 में एनएसजी को हमने देखा। मतलब जो टॉप की नेवी फोर्सेस और टॉप की आपकी जो आर्म फोर्सेस ये हैं। साथ में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की अदर विंग सीआरपीएफ वगैरह भी वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अपनी पुलिस तो है ही, एनडीआरएफ भी दिख जाएगी। तो सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला जो है, मैंने इसको डिटेल में इसको पढ़ा भी है कि 7 टियर सिक्योरिटी के द्वारा इसको कवर किया जा रहा है, जहाँ पे जो आदमी इंटर कर रहा है से जो आदमी निकल रहा है विभिन्न तरीकों से 7 अलग अलग जगहों पे स्क्रूटनाइज भी हो रहे हैं। हाँ, वो डायरेक्ट, हमेशा डायरेक्ट हो जरूरी नहीं, इनडायरेक्टली भी। जैसे हम बात करते हैं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की, एलआईयू, तो वो भी सक्रिय हैं, वो सामान्य ड्रेस में रहते हैं, वो लोग भी चेक करते रहते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए तो उन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं। सिक्योरिटी एक थ्रेट हो सकता था, पर मुझे लगता है कि शायद सरकारें इसमें बहुत ध्यान देती हैं, क्योंकि हमने 26/11 में पूरा दौर देखा, उसके पहले भी हमने कुछ कुछ एकाध चूकें देखी। तो सरकार ने इस पर बहुत काम किया है, सिक्योरिटी का इशू। दूसरा यातायात का समस्या हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लोकल जो लोग हैं वहाँ के वो थोड़ा सा अगर सहयोग करें तो इसको भी बेहतर से निपटा जा सकता है। क्योंकि
जो लोग श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, अभी आपने मौनी अमावस्या की बात की, मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होने वाला है। जो भीड़ लगभग 6-7 करोड़, आप ही ने 6 करोड़ के आसपास की भीड़ आएगी। ये डेटा ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे जो लोग आ रहे हैं उनको तो हम कोई नहीं रोक सकते, लेकिन जो लोकल हैं वो थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। आने वाले लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कहां से कहां तक चलना पड़ सकता है, थोड़ा ज्यादा चलना पड़ सकता है, यातायात का है। और बाकी मुझे लगता है बाकी चीजें तो मैनेजमेंट लेवल पे वहां पे मैनेज्ड हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा कि लगभग 1.5 लाख वहां पे तंबू या लोगों के रहने की जगहें हैं। लगभग 1,80,000 के आसपास सर वहां पे वॉशरूम्स बनाए गए हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है सर, क्योंकि 1,80,000 आप सिर्फ काउंटिंग में देखें तो कितना बड़ा चीज होता है। तो सैनिटेशन के इशू को भी सॉल्व करने की कोशिश की गई है। यातायात का इशू हो सकता है, सिक्योरिटी के इशू पे मुझे लगता है कि सरकार काफी चौकन्ना है। तो 2-3 इश्यूज जो मुझे मेजर लगे मैंने आपसे डिस्कस किए सर। अच्छा सर, इसमें एक चीज ये है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि वहां पर लगभग 57 जो वहां पे थाने हैं, वहां की फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। तो अभी अगर उन थानों के अंतर्गत जो भी विलेजेस या जो भी क्षेत्र आते हैं, तो वहां पर अगर देखें कोई कैजुअलिटी हो सकती है, या कह लीजिए वहां की सुरक्षा में कोई सेंध लग सकती है, तो इसको गवर्नमेंट ने कैसे मेंटेन किया है, कैसे इसको व्यवस्थित किया है कि जो हमारी इलाहाबाद यानी प्रयागराज की जो वहां के रहने वाले लोकल पर्सनल हैं, लोकल लोग हैं वहां पर, उनको भी कोई दिक्कत ना होने पाए, और साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, और यहाँ पर श्रद्धालु की जो संख्या की अगर हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड से भी लोग आ रहे हैं उनके रूप में भी एक तरह से देखते हैं। और जो 29 तारीख को जो यहाँ पर स्नान होने वाला, जिसमें 6 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो इतनी बड़ी पूरी की पूरी जो संख्या है उसको मैनेज करना, क्योंकि भगदड़ भी हो सकती है, तो इसमें लोकल पर्सनल की सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो एक समस्या हो सकती है, साथ ही साथ कंप्रोमाइज हो सकती है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो किस तरह से सुरक्षा में अपना भूमिका अदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, जो स्वयं सेवक हैं, तो उनकी क्या पूरी की पूरी भूमिका है। बहुत अच्छा आपने जो लोकल लोगों वाला बिंदु उठाया, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, उस पर मैं आऊंगा। पहले आपके पहले प्रश्न पे आ जाता हूं। देखिए, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, पार्शियली डिप्लॉय, ठीक है। तो पुलिस का एक सिस्टम ये होता है कि इस तरह के कुछ कोई बड़े समागम होते हैं या बड़े त्योहार या बड़े उपलक्ष्य पे, वो चीज़ों को कैटेगराइज ऐसे करते हैं कि जो प्राइम उनकी पुलिस होती है जो वहाँ पे डिप्लॉय हो जाती है, और बेस लेवल की पुलिस उनके थानों पे रहती है। भाई लोकल लेवल पे चीज़ें तो होती रहेंगी ना, थोड़ी बहुत घटनाएं, छोटी मोटी छुटपुट चीज़ें होती रहती हैं, और नहीं भी हो तो भी एक पुलिस तो थाने पे रहनी चाहिए, वो रहेगी सर बेसिक लेवल पे। तो पुलिस ने मेरे ख्याल से वहाँ पे तो प्लान आउट किया ही होगा, क्योंकि इलाहाबाद में तो हर वर्ष कुंभ न भी हो, माघ मेला तो हर साल होता ही है, और ठीक ठाक उसमें लोग आते हैं। और 2019 में अर्ध कुंभ देखा, तो चीज़ें हुई, वो इलाहाबाद पुलिस में कहते हैं उसके लिए उन्होंने अच्छे से प्लान किया होगा। जो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया सर, लोकल लोगों की सिक्योरिटी वाला, स्वयं सेवकों के बहुत सारे समूह, बहुत सारे एनजीओ जो मेरे नॉलेज में भी हैं, नोन पे भी हैं, जिन्होंने इंडिविजुअली न सिर्फ लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, रास्ता मतलब सतमार्ग वाले रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं, किस आपको सेक्टर में जाना है, किधर जाना है, बिल्कुल इसके लिए उनकी थोड़ी सेवा शुश्रूषा के लिए भी, कि आपको चाय की जरूरत है, कुछ चीज की जरूरत है, ठंड का मौसम भी है, ठंड का मौसम है सर, और वो तो खुला एरिया है, वहां पर बहुत ज्यादा होती है, लगभग 12 किलोमीटर के अंदर ये पूरा स्नान घाट बनवाया गया, क्योंकि इतनी संख्या आ रही है, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो हर स्तर पे वो लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र हैं जो कि वहीं पे सिक्योरिटी पर्सनल में, तो उन्होंने बताया कि जो सबसे अच्छी बात उनके लिए फायदेमंद हो रही है कि लोकल स्तर पे जो इस तरह के समूह हैं, ये लोग उतने ही डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, जबकि इनकी ये ऑन रिकॉर्ड ड्यूटी नहीं है। ये सिर्फ एक हमारा जो आयोजन है ये सफल हो जाए, निस्वार्थ सेवा भाव से ये हमारा आयोजन सफल हो जाए, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे सुन के भी अच्छा लगा, क्योंकि इलाहाबाद से बिलोंग करता हूं, लगभग सभी कुंभों को हमने भी देखा हुआ है। भगवान ने अगर चाहा तो अगले इस कुंभ में हम जा पाएंगे। तो निश्चित तौर पर सर, जो आपने जो पॉइंट बताया ना कि लोकल लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है। आप देखिए, हम किसी भी बड़े डेस्टिनेशन पे जाते हैं, किसी भी बड़ी जगह पे जाते हैं, तो वहां पे हम एक चीज देखते हैं कि हम अगर खिन्न होते हैं तो किससे खिन्न होते हैं? वो जो रिक्शा वाले ने हमसे बदतमीजी कर ली, होटल वाले ने हमसे बदतमीजी कर ली, या लोकल आदमी अरे जाओ इधर जाओ। यहाँ पे अगर सिर्फ इसी चीज को मैनेज कर लिया जाए, जो कि मोस्टली मैनेज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक सफल आयोजन कहलाएगा। अच्छा सर, जो इतना बड़ा समागम हो रहा है, जिसमें तकरीबन ये आंकड़े आ रहे हैं कि लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, तो उनके खान पान की व्यवस्था करना, उनके रहने की व्यवस्था, जैसा कि आपने बताया कि इतने शिविर वहाँ पे लगाए गए हैं, तो अगर इन केस मान लीजिए भगवान न करे ऐसी कोई घटना हो, इन केस अगर कोई भगदड़ मच जाती है, तो उसके
मैनेज करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर, और किस तरह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कौन कौन से सिक्योरिटी एजेंसी, जैसे अभी आपने एक दो का नाम भी लिया, मार्कोस एनएसजीज डिप्लॉय की गई है, कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालने की। सलमान जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी है कि इसमें 2-3 ऐसी तकनीकें हैं जो पहली बार देखने को मिल रही हैं। जैसे एक अंडर वाटर ड्रोन, हमसे आप इस एक बार डिस्कशन हो रहा था इस पे। अंडर वाटर ड्रोन क्या है, पहली बार स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो लगभग 100 मीटर डीप तक, 100 मीटर की गहराई तक इस बात को चेक कर सकता है कि कोई डूबा तो नहीं है, कोई अंदर से अटैक वगैरह तो नहीं हो रहा है। हो सकता है ना भाई, हमने मुंबई में देखा है इस चीज को, ठीक है। दूसरी बात, लगभग 2700 के आसपास जो मैंने डेटा लिखा, प्लस माइनस हो सकता है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसमें से लगभग 300 एआई वाले सीसीटीवी कैमरा है, जो बहुत अलग चीजों को भी वहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो देख सकते हैं कि भाई कुछ इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, गलत कोई सस्पेक्टेड एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है। तो ये दो तकनीक। इसके अलावा मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, एक व्हीकल है, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, जिसमें जो लगभग रन टाइम पे खुद से चार्ज होके जा भी सकता है, 1 से 2 टन की क्या कहते हैं भार को लोड करके ला भी सकता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी तकनीकें डिप्लॉय की गई हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, आपने जो भी खान पान की बात की, तो ऑन अ फनी नोट, मैं वहाँ के बहुत सारे बच्चों का भी इंटरव्यू देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि दिन में अपना लाइब्रेरी में रहते हैं, लंच करने आते हैं। सर वहाँ पे जो है ना कि अभी जो इस्कॉन टेम्पल और जो ये अदानी ग्रुप है, इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें लगभग जो 13 जनवरी से जो समागम शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक, जब तक ये पूरा संपन्न नहीं होता, तो उसमें लगभग 50 लाख लोगों का डेली भोजन की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे बहुत से लोग भी हैं, बहुत से सर मंदिरों करना ही पड़ेगा सर के हैं। और मतलब मैं बच्चों को देख रहा था कि वो भी खुश थे, वो भी आ रहे थे, दिन का रात का इंतजाम हो जा रहा है। किसी ने कहा कि सर उसमें हमको रसगुल्ला भी मिल रहा है, हमने कहा बढ़िया है यार। तो निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज बताता हूँ, चीजें क्या जोड़ती है हमें, ठीक है। त्योहार है ही, नहान है ही, पुण्य है ही, वो जो खाने वाली जो होती है, चाय मिल जाती है, ये चीजें ना, निस्वार्थ सेवा भाव ही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये बताते समय ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेड हूँ उस जगह पे, और मैं उस चाय को पीना महसूस कर रहा हूँ, मैं उस भंडारे को देखते हुए महसूस कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज है सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपने कुछ पूछा एजेंसीज, मार्कोस एनर्जीज की तो हमने बात खैर की ही। नेशनल डिजास्टर क्या कहते हैं, एनडीआरएफ की बड़ी संख्या वहां पे डिप्लॉय की गई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि एनडीआरएफ के साथ 700 बोट्स हैं, लगभग 700, फिर बता रहा हूं कि डेटा प्लस माइनस हो सकता है। तो 700 के आसपास बोट्स हैं जो उनको इनेबल करेंगे। सर देखिए, समझिए कि जो जिस क्षेत्र में हो रहा है उस क्षेत्र में मैंने बहुत स्विमिंग की है। मैं स्विमिंग में, मैंने नेशनल खेला हुआ है, तो मैंने स्विमिंग बहुत की है, और यमुना में बहुत सारे कंपटीशन हमने खेले हैं। तो हमें पता है कि यमुना बहुत गहरी है, गंगा गहरी नहीं, लेकिन गंगा बहुत तेज है। तो वहां पर आपको एक क्या कहते हैं, क्विक रिस्पांस टीम चाहिए। तो वो क्विक रिस्पांस टीम के रूप में एनडीआरएफ को वहां पे प्रॉपर बनाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास जो बोट्स है ना, वो इनेबल करेंगे कि अभी पता चला कि यहां पे कोई दिक्कत हुई, दुर्घटना हुई है, अभी आप वहां पे चले जाएंगे। तो यस, एनडीआरएफ जैसी टीम को और इनेबल किया गया है, ठीक है। और जो हमने बताया कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हर जगह पे उसको वहां पे इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि वहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की गई हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सुरक्षा के साथ यहाँ पर न्याय नहीं कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ जो इकट्ठा हो रही है, तो आपने तमाम चीज़ों के बारे में बात की है, तो थोड़ा सा कुछ यहाँ पर क्या ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि जो भीड़ वहाँ पर है उसको कैसे नियंत्रित करना है, कि क्योंकि भाई एक नई नई जगहों से लोग आ रहे हैं, सबको तो प्रयागराज के बारे में नहीं पता। उनको मान लीजिए कि बड़े हनुमान मंदिर जाना है, ठीक है, उनको संगम जाना है, उनको अरैल घाट जाना है, तो उनको कहाँ से कैसे जाना है, एक जगह पे जो भीड़ एकत्रित हो जाती है, उनको नियंत्रित करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? मैंने जो शुरुआत में बताया था कि 25 सेक्टर में डिवाइडेड है, 25 सेक्टर्स बटे हुए हैं, और उनको भी बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से, एक मैप है गूगल पे आपको मिल जाएगा, सेक्टर जो डिवाइड किए हैं, कि उनको बहुत ही अरेंज, रसूलाबाद घाट शुरू होकर, रसूलाबाद घाट टिलियरगंज के पास का इलाका है, पर वहां से उसको अरेंज करते हुए दारागंज होते हुए यहाँ तक आए, फिर वो अरैल घाट तक घूम के गया हुआ है। तो पहली बात तो कि घाटों को सेक्टर्स में जो डिवाइड किया है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में किया है। दूसरा, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बाकायदा डायरेक्शंस के लिए वहाँ पे बोर्ड्स हैं, पैम्फलेट्स हैं कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे ये हैं। कई जगह पे मैंने बताया कि एनजीओज हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि शंकर विमान मंडपम जाना है किसी को, या किसी को अरैल घाट जाना है, तो उसके लिए कैसे जाना है। तो बहुत से डायरेक्शंस और बहुत सारे मार्क्स हैं वहाँ पे जिसके द्वारा जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये लोकल लेवल पे ये इनफ है, क्योंकि
बहुत बड़े बड़े जगहों पे आप देखेंगे तो बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के या बड़े बड़े जो गुरु लोग आए हैं, शिविर आए हैं, उनके वहाँ पे बोर्ड्स लगे हैं, साइन बोर्ड्स हैं बहुत सारे वहाँ पे। अच्छा सर, यहाँ पर काफी चर्चा में जो वहाँ के नागा सन्यासी हैं, स्पेशली अगर हम इस बार के जो नागा सन्यासी की बात, उसमें कुछ महिलाएं भी आई, काफी चर्चा में रही हैं, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट कुछ अलग से सुरक्षा करती है? क्योंकि जब उनका काफिला निकलता है तो पूरे की पूरा रास्ता क्लियर कर दिया जाता है, तो उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था की जाती है उनके रहने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए? सर, रहने सुरक्षा के लिए तो मुझे लगता है कि जो नागा साधु हैं, जैसे मैं आप जूना अखाड़े की बात करूं जी सर, तो कुछ बहुत ही बड़े अखाड़े हैं जो खुद में बड़े सबल हैं, तो उनके इंटरनल हो कि उसको मैं शायद उतने डीप में नहीं जान रहा, पर मैं आपको थोड़े पहले की बात बताता हूँ। अद्वैतवाद के प्रोपोनेंटर थे शंकराचार्य। शंकराचार्य वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नगाओं को एक सशक्त रूप में वहां पर संगठित किया था भारत में, 7वीं शताब्दी की बात बता रहा हूँ आपको। तो तब से लेके अब तक भारत में एक जो परंपरा चली आई कि किस प्रकार से नगा साधु आगे जाते हैं क्या। और आपने जैसे महिलाओं की बात की, पहले भी हम लोग जानते थे कि लोगों में एक रहता है कि अगर अच्छा नगा साधु, महिला नगा साधु हैं, कैसे होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि देखिए अपार्ट फ्रॉम की जो भक्ति वाला लाइन है, एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि महिलाएं भी साधु होती हैं नहीं होती हैं, ये रहती है। तो हमने जब उस समय पढ़ा था कि उनका जब काफिला चलता था तो पूरा ट्रैफिक वहां पर रोक ही दिया जाता था कि आराम से जा सके। बीच में जो उनके काफिले के बीच में महिला नगा साधु रहती थी, और उनके इंटरनली भी उनका जो सिस्टम है ना वो इतना स्ट्रांग है कि वो प्रोटेक्शन, रहने की व्यवस्था, वो खुद में भी सबल है। सरकार ने जरूर की होगी, मैं शायद उतने डीप में ना जान बता पा रहा हूं आपको शायद। अच्छा सर, अभी अपार्ट फ्रॉम दीज अभी कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसपे और ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर अभी देखें तो 2 दिन पहले की घटना है, वहाँ पर एक सिलेंडर फट गया था। बिल्कुल, सर बिल्कुल। तो हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है कि उसको वहाँ पर मैनेज कर लिया गया, लेकिन ऐसी दुर्घटना ना होने पाए या कोई ऐसा वीक पॉइंट की ऐसी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, तो उस पर कहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? बिल्कुल सलमान जी, एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई थी, इत्तेफाक से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, जो बहुत अच्छी बात है। सिलेंडर फटने की वजह से हुई थी। अब देखिए इस तरह की कैजुअलिटीज तो हो सकती हैं, थोड़ा सा लोगों को प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लोगों को प्रोएक्टिव रहने के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है या जो उनको जानकारी दी जाती है उसकी ज़रूरत है। थोड़ा सरकार को और बताया जाए कि भाई ये जो टेंट तंबू है बहुत आराम से आग पकड़ते हैं, इवन जो बिछाया जाता है वो क्या कहते हैं धान का, वो भी बहुत तेज आग पकड़ता है, ठीक है। तो लोगों को थोड़ा समझाया जाए सिक्योरिटी मानक कैसे तय किए जाए। एक और चीज़ मैंने देखा कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आ रहे हैं और जो लोग निकल रहे हैं ना, इनके क्रम को और व्यवस्थित किया जा सकता है, जहां पे जो साइन बोर्ड्स हैं, जो और लोग हैं कि एकदम सटल तरीके से लोग आए और सटल तरीके से लोग निकले, इसको थोड़ा बेहतर व्यवस्थित किया जा सकता है। लेकिन फिर से वही बात सलमान जी, 6 करोड़ 7 करोड़ लोग जहां पे आ रहे हैं वहां पे कुछ चीज़ें इधर तो हो ही जाती हैं। तो हम, आप भी इलाहाबादी, हम भी इलाहाबादी, इस बात को हम दोनों फील कर सकते हैं कि चीज़ें अच्छे से निपट जाएं। छोटी मोटी चीज़ होती हैं और शायद सरकार थोड़ा और इस पे जागरूकता फैलाए और लोगों में भी इस बात की थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी हो कि हम समझें अपनी जिम्मेदारी को, क्योंकि शायद एक घटना आज यहाँ पे हुई है उससे बाकी लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। तो तमाम सारी चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा खासा इंतजाम इस पूरे समागम को सफल बनाने के लिए कर रखा है। लेकिन अब यहाँ पर ज़रूरत जो पड़ती है मेरे ख्याल से, जो लगता है, जो कि प्रयागराज वासी हैं, इलाहाबादी जिन्हें हम कहते हैं ठेठ भाषा में, तो उनकी भी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। जाति धर्म को छोड़ करके उससे ऊपर उठते हुए जो भी श्रद्धालु आए हैं, जो दूसरी जगह से आए हैं, जो दूसरी कंट्री से आए हैं, उनकी जितनी भी हो सकती है सहायता करें और इस पूरे के पूरे समागम को इस तरह से भारत का एक त्योहार के रूप में देखते हुए उसको संपन्न बनाने में उनकी उनका जो योगदान हो सकता है उसको उन्हें ज़रूर निभाना होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो स्वयं सेवक हैं, जो वॉलंटियर हैं, जो काम कर रहे हैं एक निस्वार्थ भाव से, तो ये पूरा का पूरा जो महाकुंभ है, इसका मैसेज भी यही है कि आध्यात्म रूप से न केवल भारतीयों को बल्कि पूरे वैश्विक पटल पर एक मैसेज देना कि इस समागम के माध्यम से कैसे मानव को जोड़ा जा सकता है, और जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है हमें देखने को मिलती है, वो ये समागम उसको चरितार्थ भी करता है। तो आगे हम लोग मिलेंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण सेशन के साथ, और विकास जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर बताई, काफ़ी डीप में टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, वहाँ पे जो एजेंसीज डिप्लॉय की गई हैं उनके बारे में बताया, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने हमें जानकारी दी। तो इसी तरह के सेशन के लिए बने रहिए स्टडी IQ के साथ। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।